नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। ये आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए धन्यवाद रेनोस। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आखिरी बार जो हवा सांस में आप ले रहे हैं उसके बारे में आपने कब सोचा था? शायद आज नहीं। वो दिखती नहीं है, अपने आप चलती रहती है, इसलिए उसे इग्नोर करना आसान है। फिर भी वही हवा आपकी हेल्थ, आपकी प्रोडक्टिविटी, यहां तक कि आपकी लाइफ स्पैन को भी प्रभावित कर सकती है। इसी वजह से हम अपनी नई 3 पार्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, मॉनिटरिंग, मैनेजिंग एंड मार्केट्स, टूल्स फॉर क्लीन एयर। और इस पहले एपिसोड में हम वहीं से शुरू करते हैं जहां हर प्रभावी क्लीन एयर स्ट्रेटेजी शुरू होती है, मॉनिटरिंग से। इसके बाद अगले एपिसोड्स में हम पॉल्यूशन को मैनेज करने और बदलाव लाने के लिए मार्केट्स का इस्तेमाल करने पर बात करेंगे। ये एक बहुत गहरा इंसानी मुद्दा है और ये बहुत ज़रूरी भी है। इस समय हवा का प्रदूषण दुनिया में सेहत के लिए सबसे बड़ा पर्यावरणीय खतरा बन चुका है। आज दुनिया की 90% से ज़्यादा आबादी ऐसी इलाकों में रहती है जहां हवा की गुणवत्ता सुरक्षित मानकों से भी खराब है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये असमानता का भी बड़ा संकट है। हवा के प्रदूषण से होने वाली ज़्यादातर मौतें कम और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं। सही कहा। और आमतौर पर जब हम प्रदूषण के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सेहत की बातें आती हैं, खांसी, दमा वगैरह। लेकिन जिस आर्थिक शोध को हम देख रहे हैं वो इससे कहीं बड़ी तस्वीर दिखाता है। उसके मुताबिक प्रदूषण सोचने समझने की क्षमता के विकास को कम करता है, काम करने की क्षमता घटाता है और आर्थिक वृद्धि को धीमा कर देता है। मैंने एक आंकड़ा देखा कि दुनिया में हर 9 मौतों में से एक मौत का कारण हवा का प्रदूषण है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, वाकई बहुत बड़ा है। और इसकी सबसे ज्यादा कीमत कम और मध्यम आय वाले देशों के तेजी से बढ़ते शहरों में चुकानी पड़ती है। लेकिन समस्या ये है कि इतने बड़े स्तर पर होने के बावजूद प्रदूषण अक्सर दिखाई नहीं देता। ये किसी ट्रैफिक जाम या अपराध की जगह की तरह नहीं है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकें। ये धीरे धीरे और चुपचाप होता रहता है। और क्योंकि ये दिखाई नहीं देता, इसीलिए अक्सर इसे मापा भी नहीं जाता, और जिसे मापा नहीं जाता उसे संभाला भी नहीं जा सकता। और यहीं से इस एपिसोड की मुख्य बात शुरू होती है। हम 4 खास रिसर्च पेपर्स को देख रहे हैं जो बताते हैं कि मॉनिटरिंग सिर्फ स्प्रेडशीट के लिए डेटा इकट्ठा करना नहीं है। असल में ये अपने आप में ही एक एक्शन है। बिल्कुल सही। सबूत ये दिखाते हैं कि जब प्रदूषण को साफ साफ दिखने वाला, भरोसेमंद और उस पर कदम उठाने लायक बनाया जाता है, तो लोगों का व्यवहार बदल जाता है। जब लोग आखिरकार प्रदूषण को देख पाते हैं, तो वे कदम उठाते हैं। आइए अब पहले सबूत को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये एक स्टडी से आता है जिसमें यूएस एम्बेसीज शामिल थीं। सुनने में ये लगभग एक डिप्लोमेटिक कहानी जैसी लगती है, लेकिन असल में ये डेटा की कहानी है। ये एक बहुत दिलचस्प मामला है। तो 2008 के बीजिंग में चलते हैं। उस समय कई विकासशील देशों में भरोसेमंद स्थानीय मॉनिटरिंग नहीं थी। प्रदूषण तो था, लेकिन उस पर भरोसेमंद आंकड़े नहीं थे। तब यूएस एम्बेसी ने एक रेफरेंस ग्रेड मॉनिटर लगाया और रियल टाइम में हवा की गुणवत्ता की रीडिंग्स ट्विटर पर शेयर करना शुरू किया। बाद में इसे दुनिया भर में 50 से ज्यादा जगहों तक बढ़ाया गया और इसका असर साफ दिखाई दिया। रिसर्चर्स ने पाया कि सिर्फ यूएस एम्बेसी के मॉनिटर की मौजूदगी से ही उन शहरों में हवा में मौजूद बारीक कण, जिसे हम PM 2.5 कहते हैं, 2 से 4 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर तक कम हो गए। अरे वाह, सिर्फ एक मॉनिटर होने से प्रदूषण में इतनी कमी आ गई। हाँ, डेटा ने इस मुद्दे को लोगों के सामने साफ और असली बना दिया। एयर क्वालिटी के लिए गूगल सर्चेस बढ़ गई। जब मॉनिटर्ड पोल्यूशन के स्तर ज्यादा दिखे, तो लोगों और कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बना, जिससे पॉलिसी मेकर्स को प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने पड़े। और इन कमी से मिलने वाला औसत स्वास्थ्य लाभ हर शहर में लगभग $127 मिलियन आंका गया। हार्डवेयर के एक टुकड़े के लिए ये निवेश पर बेहद शानदार फायदा है। और यहाँ एक बात मुझे बहुत पसंद आती है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने सच में पैसे भी बचा लिए, क्योंकि हवा की गुणवत्ता बेहतर हो गई, इसलिए उन्हें अपने डिप्लोमैट्स को उतना ज्यादा हार्डशिप पे नहीं देना पड़ा। यानी ये मॉनिटर्स सिर्फ हवा साफ करके ही अपनी लागत निकाल लाए। ये एक शानदार उदाहरण है कि भरोसेमंद डेटा किस तरह सरकार के स्तर पर पूरा खेल बदल सकता है। लेकिन अब थोड़ा करीब से देखते हैं, आम लोगों का क्या? अगर डेटा भरोसेमंद भी हो तो क्या लोगों को पता होता है कि उसके साथ क्या करना है? यही सवाल यूजेबिलिटी का है।
पाकिस्तान के लाहौर से एक स्टडी है जो दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है, जहां लोगों के पास अक्सर जानकारी की कमी होती है। रिसर्चर्स ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने लोगों को टेक्स्ट मैसेज के जरिए रोजाना हवा के प्रदूषण का अनुमान भेजना शुरू किया। तो मतलब मौसम की रिपोर्ट की तरह, लेकिन स्मॉग के लिए। बिल्कुल। और लोगों को ये भी सिखाया गया कि उस जानकारी को कैसे समझना है। इसके नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। जिन लोगों को ये फोरकास्ट मिलते थे, वे प्रदूषण के स्तर का अंदाजा लगाने में कहीं बेहतर हो गए। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात ये थी कि उन्होंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बदल ली। उन्होंने अपने बाहर रहने का समय बदल दिया। साफ हवा वाले दिनों में लगभग 16% ज्यादा समय बाहर बिताया, और जब हवा ज्यादा प्रदूषित होती थी तो घर के अंदर ही रहे। तो वे सिर्फ हवा से डर नहीं रहे थे, वे अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से संभाल रहे थे। उन्हें फिर से अपने हालात पर काबू मिल गया। उन्होंने अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल लिया, और ये उनके लिए सिर्फ कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं थी। अध्ययन में पाया गया कि लोग इन पूर्वानुमानों के लिए अच्छी खासी रकम देने को तैयार थे। दरअसल वे ये जानकारी लगातार पाने के लिए अपने महीने के मोबाइल फोन खर्च के लगभग 41% के बराबर रकम देने को भी तैयार थे। 41%? ये तो बहुत ज्यादा है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ कोई साधारण डेटा नहीं है, ये लोगों के लिए जीने का एक जरूरी साधन है। हाँ बिल्कुल। इससे मॉनिटरिंग सिर्फ कच्चे आंकड़ों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हालात के अनुसार अपने आप को ढालने का एक उपयोगी साधन बन जाती है। ठीक है, तो भरोसेमंद डेटा काम करता है और काम आने वाले फोरकास्ट्स भी काम करते हैं, लेकिन क्या जानकारी का प्रकार भी मायने रखता है? मैं जॉर्जिया के तिबिलिसी से इस तीसरे रिसर्च पेपर को देख रहा हूं और ऐसा लगता है कि सामान्य तरह की सलाह उतनी असरदार नहीं होती। हाँ, सच में फर्क पड़ता है। तिब्लिसी में रिसर्चर्स ने यही जांचने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक ग्रुप को सामान्य जानकारी वाला एक शैक्षिक पर्चा दिया, लेकिन उसका लगभग कोई असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने दूसरे ग्रुप को घर के अंदर और बाहर दोनों जगह की खास जानकारी दी, साथ ही घर के अंदर के लिए एक मॉनिटर भी दिया। मेरा अंदाजा है कि खास और स्पष्ट डेटा ज्यादा असरदार रहा होगा। काफी बेहतर। जिस समूह के पास घर के अंदर के मॉनिटर्स थे, उनमें प्रदूषण से बचने वाले व्यवहार में 21% की बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इन मॉनिटर से पता चला कि कई बार घर के अंदर की हवा बाहर की हवा से भी ज्यादा खराब होती थी, जिसका मुख्य कारण धूम्रपान था। तो उन्होंने अपने ही घर के अंदर आंकड़ों को अचानक बढ़ते हुए देखा। बिल्कुल। जिन घरों को घर के अंदर की हवा का डेटा मिल रहा था, उन्होंने घर के अंदर धूम्रपान को लगभग 30 से 47% तक कम कर दिया। वे साफ साफ कारण और उसका असर देख पा रहे थे। इससे पता चलता है कि मॉनिटरिंग तब सबसे ज्यादा असरदार होती है जब वे ऐसे खतरों को सामने लाती है जिन पर लोग सच में नियंत्रण कर सकते हैं। ये बात हमारे आखिरी अध्ययन से बहुत अच्छी तरह जुड़ती है, जो लंदन से है। हम अक्सर सोचते हैं कि हवा का प्रदूषण सिर्फ विकासशील देशों की समस्या है या फिर फैक्ट्रियों और उद्योगों से जुड़ी हुई समस्या है। लेकिन ये शोध बताता है कि प्रदूषण का काफी असर हमारे अपने घरों के लिविंग रूम तक में हो रहा है, यहाँ तक कि अमीर और विकसित शहरों में भी। बिल्कुल सही। लंदन में रिसर्चर्स ने पाया कि घर के अंदर का प्रदूषण WHO के मानकों से करीब 38% समय ज्यादा रहता था। और यहाँ एक छिपी हुई असमानता भी है। कम आय वाले घरों में घर के अंदर का प्रदूषण अमीर घरों की तुलना में कहीं ज्यादा पाया गया। और जॉर्जिया वाली स्टडी की तरह क्या ये डेटा देखने से लोगों के व्यवहार में भी बदलाव आया? तुरंत। जब मॉनिटर्स को इस तरह चालू किया गया कि लोग रियल टाइम में असली नंबर्स देख सकें, तो घर के अंदर का प्रदूषण कुल मिलाकर 17% तक कम हो गया। और जब लोग सच में घर पर मौजूद होते थे, उन समयों में ये कमी लगभग 34% तक पहुंच गई। ये तो बहुत बड़ी कमी है। उन्होंने ऐसा क्या किया? क्या उन्होंने महंगे फिल्टर खरीद लिए? नहीं, इतना जटिल कुछ भी नहीं। उनमें से 72% ने बस खिड़की खोल दी। उन्होंने वेंटिलेशन बढ़ा दिया। बस एक खिड़की खोलना, ये इतना सरल समाधान है, लेकिन आपको ये करना नहीं आता अगर आप समस्या को देख नहीं सकते। बिल्कुल। और इसकी अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत है। स्टडी में पाया गया कि सेहत के फायदे इतने ज्यादा हैं कि अगर इन मॉनिटर्स पर सरकार सब्सिडी भी दे तो उसकी लागत लगभग खुद ही निकल आती है। यहाँ तक कि उन्होंने हिसाब लगाकर बताया कि सार्वजनिक धन का अतिरिक्त लाभ लगभग अनंत के बराबर था। अनंत? आप अर्थशास्त्र के शोध पत्रों में अक्सर ऐसा नहीं देखते हैं। नहीं, सच में ऐसा बहुत कम होता है। और अगर थोड़ा पीछे हटकर देखें तो ये रिसर्च हमें एक बड़ी समझ देता है। ये बताता है कि जानकारी खुद एक तरह की मजबूती होती है। सही समय पर और सही डेटा मिलने से अनिश्चितता एक ऐसे जोखिम में बदल जाती है जिसे संभाला जा सकता है। और ये बात इंफ्रास्ट्रक्चर के विचार से भी जुड़ती है ना? बिल्कुल।
ये स्टडीज हमें याद दिलाती हैं कि मेजरमेंट सिस्टम्स जैसे एयर मॉनिटर्स किसी भी देश के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं। अगर प्रदूषण को मापने के लिए सही उपकरण ही ना हो तो कोई भी अर्थव्यवस्था सुरक्षित तरीके से काम नहीं कर सकती। विकासशील दुनिया के कई हिस्सों में मॉनिटरिंग की ये कमी सिर्फ तकनीकी कमी नहीं है, ये विकास की कमी भी है। ये पूरी बातचीत का नजरिया ही बदल देता है। मॉनिटरिंग सिर्फ देखना नहीं है, ये समस्या को ठीक करने की दिशा में पहला कदम है। ये बिल्कुल सही सार है। चाहे कोई सरकार एम्बेसी के ट्वीट पर रिएक्शन दे रही हो, लाहौर में कोई परिवार टेक्स्ट मैसेज देखकर फैसला ले रहा हो, या लंदन में कोई घर बस खिड़की खोल रहा हो, जब समस्या दिखाई देने लगती है तब लोग कदम उठाते हैं। मॉनिटरिंग ही मजबूती की नींव बनती है। ये अदृश्य खतरों को ऐसी समस्याओं में बदल देती है जिन्हें संभाला जा सकता है, और हमें शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। अब आपकी बारी रेनॉस। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पूरा रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले इस एपिसोड के बाद आप क्या अलग करने जा रहे हैं, हमें जानकर खुशी होगी कि आपने क्या सीखा, उसे आप कैसे प्रैक्टिस में लाने वाले हैं, और आगे आप किन टॉपिक्स पर हमारी बात सुनना चाहेंगे। हमें आपसे जानना अच्छा लगेगा।